So now next question is 24. How would you explain the lower atomic radius of gallium compared to the aluminium? देखिए इस क्वेश्चन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का। तो डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एक नई शेल ऐड होती है। तो नई शेल के ऐड होने से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेडियस तो बढ़ना चाहिए, पर एल्यूमिनियम का रेडियस है 143 पाइकोमीटर्स और गैलियम का है 135 पाइकोमीटर। तो ऐसा क्यों है? गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम क्यों हो जाता है? इसका रीज़न है पुअर शील्डिंग। ठीक है, जैसे आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो पुअर शील्डिंग ऑफ 10 डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए एक दीवार, ये दूसरी दीवार, ये तीसरी दीवार। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर बैठा हुआ है। अब इस न्यूक्लियस को हम समझ सकते हैं एक म्यूज़िक सिस्टम के साथ, मतलब यहाँ पर स्पीकर्स चल रहे हैं, म्यूज़िक चला हुआ है। अब ये जो तीन दीवारें हैं ये कंक्रीट की दीवारें हैं, ठीक है, जैसे घर में दीवारें होती हैं। तो यहाँ पर जो भी बैठा होगा उसको जो सुनाई देगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इन तीन दीवारों से साउंड काफ़ी फिल्टर हो जा रही है, ये शील्ड कर ले रहे हैं उसको। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसको जितनी कम आवाज़ सुनाई देगी, मतलब इसको न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स भी उतनी ही कम महसूस होगी इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब डी इलेक्ट्रॉन्स या एफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होता है कि ये जो शील्ड हैं, ठीक है, अब आप कंक्रीट की जगह मान लीजिए कि प्लाईबोर्ड की आ गई, तो प्लाईबोर्ड की आ गई तो आपको पहले से तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स अब ज़्यादा फील होगी पहले से, जिसकी वजह से वो थोड़ा और अंदर खिसकेगा। तो वो इतने दूर होने की बजाय थोड़ा क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन नहीं, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लोज आ जाएंगे पुअर शील्डिंग की वजह से। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि ओवरऑल जो साइज है वो रिड्यूस कर जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो पुअर शील्डिंग ऑफ 10 डी इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फील होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा और क्लोज आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। और इस केस में साइज इतना रिड्यूस हो गया कि वो एल्यूमिनियम से भी कम हो गया। तो दैट इज द रीजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉपी क्या होती है? जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है, फुलरीन्स हैं, कोल है, लैम्प ब्लैक है, और भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स इसके मिलते हैं। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं क्योंकि एलिमेंट वही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस होगी, अपीयरेंस होगी, कलर होगा, शेप है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं एलोट्रॉपी, और उन डिफरेंट फॉर्म्स को कहते हैं उस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के अगर एलोट्रॉप देखें तो आप लिखते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, तो ये तीन तो उसके बेसिकली क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स आ गए। ठीक है, अब और भी होते हैं, कोल है, चारकोल है, लैम्प ब्लैक। ठीक है, तो ये कॉमन तो पहले तीन हैं, ये तीन थोड़े उतने कॉमनली हम इनको मेंशन नहीं करते, होते तो ये भी काफ़ी कॉमन है, पर इसके अलावा और भी एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, पर हमें अभी उनको लिखने की या याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पूछा गया है, स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन नेमली डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखिए आपकी बुक्स में डायमंड का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है बच्चों को ड्रॉ करना, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटर में कार्बन है, वो 4 कार्बन से
कनेक्टेड है, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर हर कार्बन आगे भी 4 से कनेक्टेड है। अब आप बोलोगे सर ये वाला तो सिर्फ 2 से कनेक्टेड है, क्योंकि हम 4 के 4 बॉन्ड नहीं दिखा रहे, अदरवाइज स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके काम खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर एक लेयर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। लेयर के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लेयर्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हैं और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी होता है और इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू एलोट्रॉप्स, कि जो स्ट्रक्चर है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए यहां पर जो कार्बन है ग्रेफाइट में वो है sp2, ठीक है। दूसरी बात, ये है एक लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 4th इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है, वो पाई बॉन्ड बनाएगा तो डीलोकलाइज होगा। और साथ में अगर हम डायमंड की बात करें तो कार्बन इज sp3, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 डायमेंशन में ये नेटवर्क चलता जा रहा है, तो कोई लेयर स्ट्रक्चर नहीं है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ईच कार्बन फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्डिंग में, ओके। अब इसके बेस पे आप क्या क्या बोलोगे, देखो लेयर स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से स्लिपरी है और सॉफ्ट है। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 4था इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, मतलब इधर उधर घूम सकता है, चार्ज कैरी कर सकता है, तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन हो गई। और लेयर स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस भी नहीं है, ठीक है, इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट भी यूज हम कर सकते हैं। फिर कार्बन डायमंड की बात करें तो sp3 है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस, इससे ज़्यादा हार्ड कोई नहीं होता, ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए हैं तो इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो एज एब्रेसिव यूज़ करते हैं, कटिंग टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भी इसके स्ट्रक्चर की वजह से अब कार्बन डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है क्रिस्टल का कि लाइट एक बार एंटर कर जाती है तो बहुत बार उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है TIR, जिसकी वजह से उसमें उतनी शाइन होती है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। तो ग्रेफाइट की जो अपीयरेंस है डार्क ग्रे, वो भी उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही है, और कार्बन की जो डायमंड की जो शाइनी अपीयरेंस है वो भी उसके स्ट्रक्चर की वजह से है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो यहां पर क्लासिफाई करना है ईच ऑक्साइड को कि ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है, और साथ में उनके इक्वेशन भी लिखनी है कि कैसे आप इनको एसिडिक बोल रहे हो या बेसिक बोल रहे हो या न्यूट्रल या एम्फोटेरिक बोल रहे हो। तो देखो दोनों क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल इनमें से कौन है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो CO की बात करें, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। सेकेंड इज B2O3। तो B2O3 इज एसिडिक, क्योंकि B2O3 किससे रिएक्ट कर जाता है? बेस से रिएक्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं कि B2O3 प्लस 2NaOH ये बनाता है 2NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2O, ठीक है। तो एसिडिक प्रूव हो गया क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। थर्ड सिलिका, SiO2 भी एसिडिक है, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि सिलिका जो है 2NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा? देखिए Na2 SiO3 प्लस H2O, और NaOH की जगह आप कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करें
तो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये सोडियम सिलिकेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट। तो बेसिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है या सिंपल NaOH जो बेस है उसके साथ भी रिएक्ट करता है, तो प्रूव हो गया। CO2 की बात करें तो CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो CO2 को तो आप सिंपल वाटर के साथ भी ट्रीट कर दें तो ये क्या बनाता है, H2CO3, उससे प्रूव हो जाता है क्योंकि H2CO3 एक एसिड है। या CO2 को डायरेक्टली आप NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बन गया। फिफ्थ इज Al2O3। Al2O3 एम्फोटेरिक है, ये एज ए एसिड भी काम करता है, एज अ बेस भी काम करता है। तो मतलब Al2O3 रिएक्ट कर जाएगा एसिड के भी साथ और बेस के साथ भी, तो 2NaOH के साथ ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये एज ए एसिड काम कर रहा है। फिर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एज अ बेस काम कर जाएगा और इसमें बनाएगा ये एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस प्लस 3H2O। तो ये देखिए यहाँ पर एज अ एसिड काम कर गया, यहाँ पर एज अ बेस काम कर गया, तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है। फिर PbO2 की बात करें तो PbO2 भी एम्फोटेरिक है, ठीक है, उसके भी रिएक्शन हम दो मेंशन कर सकते हैं कि PbO2 प्लस 2NaOH गिव्स यू Na2PbO3 प्लस H2O। दिस इज सोडियम प्लम्बेट। क्या है, सोडियम प्लम्बेट। और फिर इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे जैसे H2SO4 के साथ, तो सीधी सी बात है सोडियम लेड सल्फेट PbSO4 प्लस 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद ही करने हैं। जितना आप रिएक्शन को देखिए पूरी NCERT अगर आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रिएक्शन, स्ट्रक्चर, हर चीज़ बहुत अच्छे से रिवाइज होती है। तो NCERT सॉल्व करना अपने आप में बहुत हेल्पफुल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चाहे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स जो भी नेशनल लेवल का CBSE कंडक्टेड एग्ज़ाम होगा वो NCERT से ही आएगा ऑलमोस्ट 70 to 80%, ठीक है, आना ही है क्योंकि वो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और CBSE इज़ द नेशनल लेवल बॉडी। तो थैलियम ऑक्साइड की बात करें तो दिस इज़ बेसिक, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप एसिड से एम्फोटेरिक में गए, एम्फोटेरिक से फिर बेसिक में आए, ठीक है। तो बेसिक होने की वजह से किससे रिएक्ट करता है ये, एसिड के साथ। तो इसका रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं थैलियम ऑक्साइड प्लस 6HCl गिव यू 2 थैलियम ट्राइक्लोराइड प्लस 3H2O। ओके, तो दैट कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 26। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये सारे रिएक्शन याद करने हैं और स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं। ओके।